आज की क्लास में हम वित्तीय प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो विधायी प्रक्रिया के बारे में चर्चा थी, यानी विधि का निर्माण विधानसभा के द्वारा कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि बजट का निर्माण विधानसभा के द्वारा कैसे होता है, कैसे बजट को पारित करवाया जाता है, बजट निर्माण के कितने चरण होते हैं और बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कैसे सरकार व्यय करती है, कैसे सरकार के पास पैसे आते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। राज्यों की वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 202 में, अनुच्छेद 203 में और अनुच्छेद 204 में प्रावधान दिए हुए हैं। तो बजट से संबंधित राज्यों के प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, यानी राज्यों से संबंधित जो वार्षिक वित्तीय विवरण है या जो बजट है उसके प्रावधान हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? अनुच्छेद 202 में, अनुच्छेद 203 में और अनुच्छेद 204 में। इन तीन अनुच्छेदों में बजट के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि सारी चीजें संविधान में नहीं दी गई हैं। बजट के जो चरण होते हैं उनका प्रावधान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में दिया हुआ है, लेकिन इसका मोटा मोटा आधार हमें इन अनुच्छेदों में मिल जाता है। तो आज हम राज्य के बजट के संबंध में बात करेंगे और बजट का निर्माण कैसे होता है, कैसे इसको पारित करवाते हैं, उन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। तो पहला जो प्रश्न हमारा यही है कि बजट क्या होता है। तो बजट के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारा भारत का जो संविधान है इसमें कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिर मैं बार बार बजट क्यों बोल रहा हूँ? संविधान में उसके लिए क्या शब्द को काम में लिया गया है? तो वो लिखा गया है, देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और बजट शब्द का उत्पत्ति फ्रांस से हुई थी। फ्रांस के वित्त मंत्री जब बजट को प्रस्तुत करने जाते थे सदन में, तो वो एक चमड़े के थैले के अंतर्गत वो सारे कागज डाल के ले जाते थे। तो उस चमड़े के थैले को क्या बोलते थे? बजट बोलते थे। तो वहां से ये शब्द हमारे भारत में आया है। लेकिन संविधान में जो बजट के लिए शब्द काम में लिया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रावधान संविधान में कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 202 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 202 में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये लिखा गया है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष में आय और व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखवाएगा। यानी बजट कौन रखवाएगा? राज्यपाल रखवाएगा। कहाँ रखवाएगा? विधानसभा के पटल पर रखवाएगा। और बजट किसके माध्यम से रखवाएगा? भाई जो वित्त मंत्री होगा उसके माध्यम से रखवाएगा। तो अनुच्छेद 202 में कहा गया कि राज्यपाल राज्य के प्रत्येक वित्त वर्ष का आय और व्यय का विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के पटल पर रखवाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है? बजट है। और बजट का मतलब क्या है? एक वित्त वर्ष के दौरान राज्य के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा होता है। अब सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि भाई वित्त वर्ष का मतलब क्या है? कौन से वित्त वर्ष, कहाँ से कहाँ तक वित्त वर्ष चलता है? तो हमारे देश में जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष 31 मार्च तक एक वित्त वर्ष होता है। ये क्या होता है? एक वित्त वर्ष होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखें तो इस साल का जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होता है और समाप्त कब होगा? 31 मार्च 2025 को ये वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो ये जो अवधि है इसको क्या बोलते हैं? एक वित्त वर्ष बोलते हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण में इसी अवधि का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक सरकार का अनुमानित आय
और व्यय का लेखा जोखा होता है कि कितने रुपए सरकार के पास आएंगे, कितने रुपए सरकार से जाएंगे। इसका लेखा जोखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट शब्द का कहीं प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। तो ये आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है अनुमानित, ये सदन में कौन रखवाता है? ये सदन में राज्यपाल रखवाएगा। कौन रखवाएगा? राज्यपाल रखवाएगा। अब राज्यपाल खुद रखता है क्या? राज्यपाल खुद तो काम करता ही नहीं, किसके माध्यम से करेगा? वित्त मंत्री के माध्यम से। वित्त मंत्री इस बजट को सदन में प्रस्तुत करेगा, सदन में प्रस्तुत वित्त मंत्री के द्वारा सदन में बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। आय और व्यय का जो अनुमानित लेखा जोखा होता है, इसके साथ सरकार के आर्थिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। सरकार के द्वारा अगले वित्त वर्ष में जो जो आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो जो आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी, उनके प्रावधान भी इसमें शामिल होते हैं। और आप जानते हो बजट के अंतर्गत जो व्यय का लेखा जोखा होता है, ये व्यय का लेखा जोखा बजट में दो भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। संविधान के अनुच्छेद 202 में कहा गया है कि जो व्यय होता है ना, उसको दो भागों में डिवाइड करके प्रस्तुत करते हैं। पहला जो व्यय होता है वो तो संचित निधि पर भारित व्यय होता है। संचित निधि पर भारित व्यय पहले प्रकार का तो ये होता है, संचित निधि पर भारित व्यय होता है। और दूसरे प्रकार का व्यय होता है संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। संचित निधि से, निधि में से व्यय, ये दो प्रकार का व्यय होता है। एक तो क्या होता है, देखो शब्दों पे ध्यान देना, संचित निधि पर भारित व्यय, यहाँ शब्द क्या काम में लिया गया है? भारित लिया गया है। और यहाँ संचित निधि में से किया गया व्यय। तो जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है ना, इस व्यय में कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है उसमें राज्यपाल का वेतन होता है। संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है उसमें क्या क्या चीज होता है? राज्यपाल का वेतन होता है, राज्यपाल का वेतन होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन होता है। विधानसभा अध्यक्ष का जो वेतन दिया जाता है वो भी संचित निधि से दिया जाता है, अध्यक्ष का वेतन। और उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो भी राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारित होने का मतलब ये व्यय हमेशा इसी में से किया जाएगा और इस व्यय पर सदन में मतदान नहीं होता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण में जितना व्यय इस पर दिखाया जाता है उतना ही व्यय सदन के द्वारा पारित किया जाता है, उसमें कोई कटौती नहीं होती है। और दूसरा प्रकार का जो व्यय होता है वो संचित निधि में से व्यय किया जाता है। इनके अलावा जो भी व्यय किया जाता है वो संचित निधि में से व्यय कहलाता है, जिसमें सामान्य खर्चा होता है, वही स्टेशनरी का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, गाड़ियों का हो सकता है, कोई योजना ला रहे हैं उसके लिए हो सकता है, निर्माण कार्य का हो सकता है। यानी इन खर्चों को छोड़कर जो भी व्यय होता है वो सामान्य व्यय होता है और उसको क्या बोलते हैं? संचित निधि में से किया गया व्यय। इस व्यय में कटौती भी की जा सकती है। जैसे सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का संचित निधि में से व्यय का अनुमान लगाया है, तो इसको 800 करोड़ भी किया जा सकता है, 500 करोड़ भी किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। संचित निधि पर जो व्यय होता है, जैसे 200 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया गया तो इसमें कटौती नहीं की जाएगी, 200 करोड़ रुपए विधानसभा के द्वारा पारित किए जाएंगे। तो वार्षिक वित्तीय विवरण में जो व्यय होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। तो इन पदाधिकारियों का जो वेतन होता है वो संचित निधि पर भारित होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये संचित निधि क्या होती है? तो भाई देखिए, सरकार के 3 प्रकार के खाते होते हैं, जैसे हमारे भी खाते होते हैं। भाई एक तो आपका खाता ऐसा होता होगा जिसमें आप पैसे डालते हो, कभी निकालते नहीं। एक खाता आप ऐसा भी रख सकते हो जिसमें डाल दिया, जरूरत हुई तो निकाल दिया, है ना। कई प्रकार के खाते होते हैं। वैसे सरकार के 3 प्रकार के खाते होते हैं। देखिए कौन कौन से खाते होते हैं सरकार के, केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। तो हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की।
तो राज्य सरकार के 3 खाते होते हैं, सेम टू सेम ही केंद्र सरकार के होते हैं। पहला जो खाता होता है उसका क्या नाम होता है? संचित निधि। संचित निधि होता है। दूसरा लोक लेखा निधि होता है, आपने नाम सुना होगा इनका, लोक लेखा निधि। और तीसरे प्रकार का जो अकाउंट होता है सरकार का उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि। ठीक है, ये 3 प्रकार के खाते सरकार के होते हैं। और संविधान में ये कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 266 में है, ये भी अनुच्छेद 266 में है, ये अनुच्छेद 267 में है। अब पहला सवाल यही है कि संचित निधि का क्या अर्थ होता है? संचित निधि में कौन सा पैसा डाला जाता है? पैसा इसमें से कौन निकाल सकता है ना? इसी प्रकार लोक लेखा निधि क्या होती है? कौन सा पैसा इसमें जाता है? कौन इसमें से पैसा निकाल सकता है? इसी प्रकार आकस्मिक निधि क्या होती है? कौन इसमें पैसा डालता है, कौन निकाल सकता है, किसने इसकी स्थापना की है? तो पहली बात है संचित निधि। संचित निधि में सरकार का वो पैसा डाला जाता है जो सरकार को टैक्स के माध्यम से मिलता है और सरकार को उधार के माध्यम से मिलता है। यानी सरकार के पास जो टैक्स आता है वो पैसा इसमें डाला जाता है। सरकार कहीं से उधार लेती है, वो पैसा भी इसी में डाला जाता है। यानी राज्य सरकार के पास टैक्स से जो भी पैसा आएगा, राज्य सरकार के पास उधार से जो भी पैसा आएगा, सारा पैसा राज्य सरकार इसी में डालती है। ठीक है, और राज्य सरकार सारा अपना खर्चा भी इसी में से करती है। यानी राज्य सरकार के द्वारा सभी भुगतान इसी में से किए जाते हैं। तो संचित निधि में से क्या किए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा सभी भुगतान। राज्य सरकार को किसी को पैसा चुकाना हो तो इस निधि में से चुकाएगा, इस निधि में से भुगतान करेगा। अब दूसरा सवाल है कि संचित निधि किसके नियंत्रण के अधीन रहती है? इसमें से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता होती है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? विधानसभा की। विधानसभा की अनुमति के बिना एक भी पैसा इसमें से नहीं निकाल सकते। संचित निधि में से कोई भी पैसा खर्च करना है, अनुमति कौन देगा? विधानसभा देगी। और कैसे देगी इसको हम बजट वाले पार्ट में देखेंगे। इसी बात को हम देखेंगे कि कैसे संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विधानसभा अनुमति देती है और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो भी हम आगे देखेंगे, आपको बता देंगे। फिर दूसरा है लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड, 266 में दिया हुआ है। अब नाम से स्पष्ट है लोक, पब्लिक, तो इसका मतलब जो पब्लिक का पैसा होगा वो इस निधि में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक का पैसा कौन सा होता है? भाई आपके पैसे जो बैंक में रखे हुए हैं, आपने कोई LIC करवा रखी है, कोई PLI करवा रखी है, कोई जीवन बीमा करवा रखा है, कोई बचत पत्र आपने ले रखा है, तो आपका जो पैसा है ना वो सारा पैसा लोक लेखा निधि में जाता है। तो इसमें किसका पैसा होता है? लोगों का पैसा होता है, लोगों का पैसा। अब लोगों का पैसा कौन सा? जो बैंक में है। भाई हम अपना बैंक में खाते में पैसा रखते हैं, वो इसमें जाएगा। हमने कोई बीमा करवा रखा है, वो पैसा इसमें जाएगा। हमने कोई बचत पत्र ले रखा है, वो पैसा कहाँ जाएगा? इसी में रखा जाता है। और इसमें जो लेन देन किया जाता है, इसमें से पैसा कैसे निकाला जाता है? बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से निकाला जाता है। भाई इसमें से पैसा निकालना होगा तो बैंकिंग सिस्टम से निकालेंगे, है ना? कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से इसमें से पैसा निकाला जाता है। गवर्नर के नियंत्रण में ये निधि रहती है और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से इसमें से पैसा निकाला जाता है। सरकार जो पैसा खर्च करती है वो कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से निकालते हैं। सरकार का पैसा कहाँ होता है? संचित निधि में। लोगों का पैसा कहाँ होता है? लोक लेखा निधि में। और आकस्मिक निधि, ये नाम से आप जान सकते हो इसको, कोई हमारे सामने आपातकालीन स्थिति आती है, आकस्मिक स्थिति पैदा होती है, तो इसमें से पैसा निकालते हैं। और आकस्मिक निधि का नियंत्रण किसके पास रहता है? किसके नियंत्रण से पैसा निकालते हैं? राज्यपाल के नियंत्रण से।
और प्रत्येक राज्य के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी एक आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया है और इसमें 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कभी भी इमरजेंसी की हालत में राज्यपाल के द्वारा निकाले जा सकते हैं। केंद्र में है तो राष्ट्रपति के द्वारा ये 500 करोड़ रुपए कभी भी किसी इमरजेंसी की हालत में, कहीं कोई आकस्मिक स्थिति पैदा हो गई हो, बाढ़, भूकंप, महामारी, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है, मानव जनित कोई भारी आपदा आती है, तो इसमें से पैसा निकालते हैं, अन्यथा इसमें से पैसा नहीं निकालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ तीनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। संचित निधि का बार बार अभी बजट में उल्लेख आएगा, लोकलेखा निधि का तो कम ही आएगा, आकस्मिक निधि का भी नहीं आएगा। सबसे ज्यादा उल्लेख संचित निधि का आएगा। तो सरकार का जो लेन देन होता है वो संचित निधि में से होता है। सरकार का पैसा यहाँ जमा होता है, यहाँ से सरकार खर्च करती है और इस पर नियंत्रण किसका रहता है? विधानसभा के माध्यम से पैसा निकालते हैं। इन दोनों में राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। ये तो आकस्मिक स्थिति में खर्च करने के लिए इसका निर्माण किया गया। 500 करोड़ रुपए का फंड इसमें रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के सरकार के पास खाते होते हैं। हम ज्यादातर बात संचित निधि की करेंगे, ठीक है। अब चलिए अपन चलते हैं अपने मेन पार्ट पे। तो अब वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया। तो ये देखो संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि में से किया जाने वाले व्यय, है ना, ये संचित निधि में से सरकार व्यय करती है बजट के माध्यम से। तो अब हम बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण की। तो वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा कौन सदन में? राज्यपाल के माध्यम से। राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में प्रतिवर्ष रखवाता है, जिसमें आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। अब हम बात करेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के बारे में कि बजट के निर्माण कैसे होता है, बजट के कितने चरण होते हैं। तो बजट के जो चरण दे रखे हैं, बजट की ये जो प्रक्रिया दे रखी है, ये सारी प्रक्रिया संविधान में नहीं दी हुई है। संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 204 में एक तो ये प्रावधान दिया गया है, 203 में तो और 204 में ये प्रावधान दिया गया है। बाकी ये जो प्रावधान है, प्रस्तुतिकरण, सामान्य बहस, विभागीय समितियों के द्वारा जांच और वित्त विधेयक, ये सारे विधानसभा को संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनको बोलते हैं विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, उनमें दिए हुए हैं। भाई यहाँ पे जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं ये तो संविधान के हैं, बाकी ये जो चीजें दी गई हैं वो सारी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में दिया हुआ है। तो बजट के निर्माण के 6 चरण होते हैं। कैसे कैसे बजट पारित करवाते हैं, कैसे उसका निर्माण होता है, वो सारी प्रक्रिया अभी हमें देखेंगे कि विधानसभा में वित्तीय प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे विधानसभा सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है। भाई सरकार तो आय व्यय का लेखा जोखा पेश करेगी विधानसभा के पास, विधानसभा को कहेगी कि ये हमारा खर्च होने वाला रुपया है, तो फिर विधानसभा उसमें देखेगी कितना खर्च होगा नहीं होगा, उसकी फिर वो अनुमति देता है। क्योंकि हमने आपको कहा ना कि विधानसभा की अनुमति के बाद में ही सरकार पैसा खर्च कर सकती है। ये देखो, विधानसभा की अनुमति से ही सरकार पैसा खर्च कर सकती है। तो विधानसभा अनुमति किसके माध्यम से देगी? वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से देगी। बजट में जो भी पैसा खर्च होगा वो सारा यहाँ से जाएगा। तो इसमें से पैसा कैसे निकालते हैं, कैसे विधानसभा अनुमति देती है, वही चीज सारी अपन देखेंगे। तो आइए देखो वित्तीय प्रक्रिया। तो पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का क्या मतलब होता है? भाई बजट तो आप समझ गए, वार्षिक वित्तीय विवरण, एक वित्त वर्ष में जितना पैसा खर्च होगा और जितनी सरकार के पास आय होगी अनुमानित, उसका विवरण क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। भाई आप भी अपना बजट बनाते होंगे कि मेरे पूरे साल में 20,000 रुपये खर्च होंगे, मेरे पास आएंगे 15,000 रुपये, इस प्रकार का अनुमान होता है। हर व्यक्ति का बजट बनता है, वैसे ही सरकार का बजट होता है। तो सरकार का बजट होगा वो कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, कौन प्रस्तुत करेगा? तो पहली बात है कि बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और कौन प्रस्तुत करेगा? जो भी राज्य का वित्त मंत्री होगा वो प्रस्तुत करेगा। और प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है? प्रस्तुतिकरण का मतलब है जो वित्त मंत्री होता है वो पहले विधानसभा में आता है और विधानसभा में वो बजट भाषण देता है। बजट भाषण देता है, पहले तो भाषण देता है खड़ा होके, और भाषण देने के बाद में वो सदन के पटल पर
बजट की प्रति को रख देता है, उसको क्या बोलते हैं? सदन में बजट की प्रति को रख देता है, छपी हुई प्रतियां, उसको क्या बोलते हैं? बजट का प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। पहले तो वो देख के पढ़ता है, भाषण देता है 1-2-3 घंटे तक, फिर उस बजट को वो सदन के पटल पर रख देता है, सदस्यों को प्रतियां बांट देते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। प्रस्तुतिकरण में सिर्फ इतना ही काम होता है। अब सवाल है कि प्रस्तुतिकरण कौन करता है? तो भाई मंत्री करेगा प्रस्तुतिकरण, तो जो वित्त मंत्री होगा वो ही प्रस्तुतिकरण करेगा, है ना। और कहाँ करेगा? विधानसभा में करेगा। अगर 2 सदन हैं तो विधान परिषद में भी करेगा, पहले विधानसभा में कर देगा फिर विधान परिषद में जाएगा, है ना। और एक ही सदन है किसी राज्य में तो फिर विधानसभा में करेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक ही सदन है, इसलिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री के द्वारा बजट के भाषण को पढ़ा जाता है, उसको सदन के पटल पर रखा जाता है। ये पहला चरण हो गया प्रस्तुतिकरण। बजट प्रस्तुत करने के बाद में सामान्य बहस की अवस्था आती है, जिसमें सरकार की प्रमुख आर्थिक और राजकोषीय नीतियों पर बहस होती है। सामान्य बहस में क्या होती है? बजट पर चर्चा होती है, बजट पर चर्चा होती है। और चर्चा किस बात पर होती है? चर्चा में सरकार की आर्थिक नीतियां, सरकार की आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियों पर चर्चा होती है, आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियों पर चर्चा होती है, यहाँ पे ये चर्चा होती है, ठीक है। और इस बजट पर सामान्य आर्थिक और राजकोषीय चर्चा के बाद में वित्त मंत्री इस पर जवाब भी प्रस्तुत कर सकता है, वित्त मंत्री जवाब दे सकता है, वित्त मंत्री जवाब दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गई सामान्य बहस की अवस्था। पहली अवस्था में तो बजट भाषण पढ़ दिया, दूसरी में बजट पर चर्चा होती है, सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा का मतलब सरकार के बजट में जो आर्थिक और राजकोषीय नीतियां हैं उन पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद में वित्त मंत्री उसका जवाब दे सकता है। तो ये सामान्य बहस की अवस्था होती है। सामान्य बहस की अवस्था में एक बात और आती है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको क्या बोलते हैं? लेखा अनुदान बोलते हैं। सामान्य बहस के बाद में यहाँ क्या किया जाता है? लेखा अनुदान पारित करवाया जाता है। क्या पारित करवाया जाता है? लेखा अनुदान। अब हम समझते हैं लेखा अनुदान क्या होता है। देखो क्या पारित करवाएंगे? लेखा अनुदान, लेखा अनुदान या वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान पारित करवाते हैं। अब लेखा अनुदान का क्या अर्थ है वो समझ लेते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया देखेंगे। अब ये बात तो आप जानते ही हो कि विधानसभा की स्वीकृति के बिना सरकार के द्वारा संचित निधि में से पैसा नहीं निकाला जाएगा, और ये हमने आपको बताया है। देखो पीछे, विधानसभा की स्वीकृति के बाद में ही संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि लेखा अनुदान क्या होता है, क्योंकि उस चीज से ये जुड़ा हुआ है। तो देखो लेखा अनुदान क्या होता है। मान लीजिए हमारा जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल, जैसे 2024 से शुरू हुआ है, और ये चलेगा 31 मार्च 2025 तक चलेगा। ये एक वित्त वर्ष है, और जो बजट होता है वो एक वित्त वर्ष के लिए ही होता है। तो इस अवधि में जो भी पैसा खर्च होगा उस पैसे की अनुमति विधानसभा के द्वारा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको यही तो बताया था कि संचित निधि में से अगर सरकार पैसा खर्च करती है तो पैसा खर्च करने की अनुमति कौन देगा? विधानसभा देगी। और विधानसभा किसके माध्यम से देगी? वो बजट के माध्यम से देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से जो भी पैसा खर्च होगा उसकी अनुमति विधानसभा के द्वारा मिलनी चाहिए। लेकिन इस साल अगर आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में बजट कब पारित हुआ था? बजट राजस्थान का अभी तक पारित नहीं हुआ। राजस्थान का बजट कब पारित होगा? 10 जुलाई को पारित होगा। 10 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। 10 जुलाई को तो वो क्या होगा? प्रस्तुत किया जाएगा। और 10 जुलाई से लगभग 1 महीने यानी 10 अगस्त तक वो बजट क्या होगा? पारित होगा।
तो राजस्थान का जो इस साल का बजट है वो लगभग 10 अगस्त तक पारित होगा, यानी 10 अगस्त को सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति विधानसभा देगी। तो अब सवाल ये उठता है कि वित्त वर्ष तो 1 अप्रैल से ही शुरू हो गया और 1 अप्रैल से लेकर 10 अगस्त तक सरकार को पैसा तो चाहिए खर्च करने के लिए, तो वो पैसा सरकार कहाँ से लाएगी और उस पैसे की अनुमति कौन देगा? क्योंकि बजट तो आप जानते हो 10 जुलाई को तो प्रस्तुत किया जाएगा, सदन में तारीख आई है और 10 लगभग 1 महीने के अंदर वो पारित हो जाता है और बजट पारित होने पर ही सरकार पैसा खर्च कर सकती है। तो अब सवाल ये कि इतने दिनों में सरकार बिना पैसा खर्च किए कैसे रहेगी? तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है जिसको क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। यानी जब तक बजट पारित नहीं होता है, यानी जब तक सरकार को विधानसभा से पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक सरकार लेखानुदान के माध्यम से अनुमति प्राप्त करती है। भाई बजट तो 10 अगस्त को पारित होगा, 10 अगस्त को सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन पैसा तो यहां भी चाहिए। तो ये पैसा सरकार किसके माध्यम से अनुमति लेती है? जिस प्रक्रिया के माध्यम से अनुमति लेती है उसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं। यानी जब तक बजट पारित नहीं होता है, सरकार अपना खर्च चलाने के लिए विधानसभा से अग्रिम धनराशि लेती है, उसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं। और लेखानुदान में टोटल बजट का 1/6 पैसा अग्रिम ले लिया जाता है और उसकी अनुमति बाद में विधानसभा से ले ली जाती है। तो आप समझ गए होंगे लेखानुदान क्या होता है। जब तक सरकार को विधानसभा से पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो लेखानुदान के माध्यम से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं। तो हम उदाहरण देख ही रहे हैं, 10 जुलाई को राजस्थान की सरकार बजट प्रस्तुत करेगी और अनुमति मिलेगी 10 अगस्त तक। तो इतने दिन जो पैसा खर्च करेगी सरकार, वो किसके माध्यम से करेगी? लेखानुदान के माध्यम से करेगी और लेखानुदान को बाद में विधानसभा से पारित करवा लेती है। तो इसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं। तो सामान्य बहस की अवस्था के बाद में लेखानुदान पारित करवाया जाता है। भाई इस साल तो चुनाव थे इसलिए ये बजट लेट हो गया, लेकिन प्रतिवर्ष ये लेट नहीं होता है। जब चुनाव नहीं थे तब तो ये बजट 1 अप्रैल से पहले ही सरकार के द्वारा पारित करवा दिया जाता है। यानी 1 अप्रैल से पहले ही सरकार के द्वारा बजट पारित करवा के पैसे खर्च करने की विधानसभा से अनुमति ले ली जाती है, इसलिए वहां पे लेखानुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई अगर 1 अप्रैल से पहले ही सरकार ने बजट पारित कर दिया तो सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति मिल गई, तो 1 अप्रैल को आराम से खर्च कर देगी, है ना। और अगर बजट 1 अप्रैल से बाद में पारित होता है, पैसे खर्च करने की अनुमति सरकार को बाद में मिलती है, तब वहां पे लेखानुदान की आवश्यकता पड़ती है। और लेखानुदान के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 206 में किए गए हैं। कहां पे किए गए? अनुच्छेद 206 में। वर्तमान में न तो भारत सरकार को लेखा अनुदान की आवश्यकता पड़ती है न राज्य सरकार को। क्यों? क्योंकि पहले हमारा जो बजट होता था वो 29 फरवरी को पेश किया जाता था, तो उसमें 2-3 महीने लगते थे। वर्तमान में बजट 1 फरवरी को ही पेश कर दिया जाता है और वो 31 मार्च तक लगभग पारित हो जाता है। यानी 1 अप्रैल आते आते बजट पारित हो जाता है, सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति मिल जाती है, इसलिए लेखानुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब आप मेरे हिसाब से लेखानुदान समझ गए होंगे क्या होता है। ये सामान्य बहस की अवस्था के बाद में पारित करवाया जाता है। सरकार को खर्च करने के लिए अग्रिम धनराशि दी जाती है जब तक बजट पारित नहीं होता है। फिर आती है तीसरी अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं? विभागीय समितियों के द्वारा जांच। अब पहला सवाल तो ये है कि विभागीय समितियों के द्वारा किस बात की जांच की जाती है? तो विभागीय समितियों के द्वारा अनुदान की राशि की जांच की जाती है, अनुदान की मांग की जांच की जाती है। विभागीय समितियां किसकी जांच करती हैं? अनुदान की मांग की जांच करती हैं। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अनुदान की मांग क्या होती है? तो अनुदान की मांग का अर्थ ये है कि प्रत्येक मंत्रालय को अपना वार्षिक खर्चा चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और वो विधानसभा से पैसा मांगती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग बोलते हैं। भाई जैसे आप हो,
आपको पूरे वर्ष भर के लिए पैसे चाहिए, किताब खरीदने के लिए, मोबाइल का रिचार्ज करवाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, तो आप अपने पापा से जो पैसे मांगोगे वो क्या हो गई? अनुदान की मांग हो गई। वैसे ही सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय को सड़क बनाने के लिए पैसे चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को स्कूल खोलने वेतन देने के लिए पैसे चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को दवाइयाँ खरीदने के लिए, डॉक्टर को वेतन देने के लिए, हॉस्पिटल देने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे किससे मांगते हैं? वो बजट के माध्यम से संसद विधानसभा से मांगते हैं। तो उनके द्वारा अपने वार्षिक खर्चे के लिए जो पैसे की मांग की जाती है ना मंत्रालय के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग बोलते हैं। तो ये पैसे की जो मांग की जाती है प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा, उसकी जांच कौन करता है? विभागीय समितियां करती हैं। विभागीय समितियां प्रत्येक मंत्रालय की मांग की जांच करती हैं। क्या जांच करती हैं? कि इस मंत्रालय के द्वारा ज्यादा पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है, इसके द्वारा फिजूल खर्ची तो नहीं की जा रही है ना? इस बात की जांच करता है विभागीय समितियां कि मंत्रालय के द्वारा अपने वार्षिक खर्च को चलाने के लिए जो पैसा मांगा जा रहा है, क्या वो सही है या ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है ना? उस चीज की ये जांच करके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। और रिपोर्ट किसको देती हैं? विभागीय समितियां सदन को दे देती हैं, यानी विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। तो तीसरे चरण में ये कार्य होता है, विभागीय समितियों के द्वारा अनुदान की मांग की जांच की जाती है और प्रत्येक मंत्रालय किसी न किसी विभागीय समिति के अधीन आता है। विभागीय समितियां मंत्रालय पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। भाई मंत्रालय का मतलब सरकार, सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य वैसे तो विधानसभा का होता है, लेकिन चूंकि विधानसभा का आकार बड़ा होता है, व्यवहारिक रूप में वो मंत्रालय पर नियंत्रण नहीं रख सकती, इसलिए छोटी छोटी समितियां बना दी जाती हैं 5-10 लोगों की। वो समिति एक एक मंत्रालय की जांच कर लेती है। तो विभागीय समितियां मंत्रालयों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। विभागीय समितियां अनुदान की मांग की राशि के अलावा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की भी जांच करती हैं और प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा जो विधेयक बनाए जाते हैं उनकी भी जांच करती हैं। तो विभागीय समितियां मंत्रालयों के नियंत्रण करने वाली समितियां होती हैं। वो इनके द्वारा जो अनुदान की राशि की मांग की जाती है उसकी जांच करती हैं और अपनी रिपोर्ट विधानसभा को देती हैं। ठीक है, तो अनुदान की मांग की जांच हो गई किसके द्वारा? विधानसभा की विभागीय समितियों के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में इसकी रिपोर्ट पर और अनुदान की मांग जो मंत्रालयों ने विधानसभा से की है उस पर चर्चा होती है। हर मंत्रालय के द्वारा अनुदान की मांग अलग अलग की जाती है। जैसे शिक्षा अलग करेगा, स्वास्थ्य वाला अलग करेगा, गृह मंत्रालय अलग करेगा, मंत्रालय अलग करेगा, परिवहन मंत्रालय अपनी मांग अलग करेगा। और विधानसभा में अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश के बाद में ही की जाती है। अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाएगी? राज्यपाल की सिफारिश पर। चौथा चरण में क्या होता है? अनुदान की जो मांग की जाती है वो राज्यपाल की सिफारिश पर की जाएगी। प्रत्येक मंत्रालय की अपनी अपनी अलग अलग मांग होगी। प्रत्येक मंत्रालय की मांग क्या होगी? अलग मांग होगी। किसकी? प्रत्येक मंत्रालय की। और अनुदान की मांग केवल विधानसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। अनुदान की मांग केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत की जा सकती है। विधानसभा में ही प्रस्तुत की जाएंगी, है ना? और अनुदान की मांगों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको हमने पहले ही आपको बता दिया। एक तो यानी प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अनुदान की मांगों को 2 भागों में बांटकर प्रस्तुत किया जाएगा। एक तो संचित निधि पर भारित व्यय वाला, एक तो मांग ये होगी जो संचित निधि पर भारित होगी प्रत्येक मंत्रालय की, और दूसरी जो संचित निधि में से व्यय की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अनुदान की मांगों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक तो उस मंत्रालय के द्वारा संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा उस मंत्रालय के द्वारा जो संचित निधि में से व्यय किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक अनुदान की मांग को 2 भागों में प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा बांटकर प्रस्तुत किया जाएगा। तो अनुदान की मांग
अनुदान की मांग दो भागों में बांटकर प्रस्तुत की जाएगी। दो भागों में बांटकर प्रस्तुत की जाएगी। एक तो संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में, और दूसरी की जाएगी संचित निधि में से व्यय, संचित निधि में से व्यय के रूप में। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अपनी अनुदान की मांग यानी पैसे की जो मांग की जाएगी वो दो अलग अलग भाग में बांटकर की जाएगी। एक तो जो संचित निधि पर भारित व्यय, अब इसका क्यों किया जाता है इसका मैं आपको बताऊंगा। दूसरा संचित निधि में से व्यय। अब इसका कारण क्या है बांटने का दो भागों में? देखो, दो भागों में बांटने का कारण क्या है? देखो, दो भागों में इसलिए बांटी जाती है क्योंकि संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है ना, इस पर सिर्फ चर्चा होती है, कटौती नहीं होती। इस पर क्या होती है? सिर्फ चर्चा होती है, इस पर मतदान नहीं होता, इस पर मतदान नहीं होता। और संचित निधि में से जो व्यय किया जाता है इस पर चर्चा भी होती है और इस पर मतदान भी होता है और इसमें विधानसभा के द्वारा कटौती भी की जा सकती है। जैसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचित निधि में से व्यय की जाने वाली राशि 1000 करोड़ रुपए रखी गई है, तो फिर क्या होगा? विधानसभा उस राशि पर चर्चा करेगी कि भाई आपको 1000 करोड़ रुपए क्यों चाहिए, कहाँ इसको खर्च करोगे, कम नहीं कर सकते क्या? इस प्रकार चर्चा होती है और उस पर मतदान भी हो सकता है, उस राशि को गठा भी सकते हैं, है ना। तो इस राशि में कटौती भी की जा सकती है, इस पर मतदान भी किया जा सकता है और अगर उस अनुदान की राशि के विपक्ष में मतदान होता है तो उसमें कटौती भी की जा सकती है। वो राशि घटकर 700 करोड़ हो सकती है, 500 करोड़ हो सकती है, 100 करोड़ भी हो सकती है ना। लेकिन इधर जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है, शिक्षा मंत्रालय ने दो प्रकार की मांग की। एक तो संचित निधि में से व्यय जिसमें कटौती की जा सकती है, दूसरी संचित निधि पर भारित व्यय, इसमें कटौती नहीं की जा सकती, इस पर सिर्फ चर्चा होती है विधानसभा में। ठीक है, तो चर्चा होती है, मतदान होता है, उसके बाद में विधानसभा इसको अनुमति दे देती है कि भाई इस मंत्रालय की इतनी मांग स्वीकार की जाती है। तो प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान की मांगों को विधानसभा के द्वारा यहां पर स्वीकृति दी जाती है और जितनी स्वीकृति दी जाती है सरकार उतना ही पैसा खर्च कर सकती है। अगर विधानसभा को राशि काट कर देनी है तो यहाँ पे कटौती प्रस्ताव आएगा। विधानसभा प्रत्येक मंत्रालय की राशि को काट सकती है तो वो कटौती प्रस्ताव लाना पड़ेगा और कटौती प्रस्ताव के बाद में विधानसभा जितनी राशि के लिए अनुमति देता है उतनी राशि फिर मंत्रालय खर्च कर सकते हैं। तो अनुदान की मांग पर विधानसभा के द्वारा अनुमति दी जाती है और जितनी राशि की अनुमति विधानसभा यहाँ पर देती है उतनी राशि सरकार खर्च कर सकती है। तो ये हो गया चौथा चरण जिसमें अनुदान की मांग पर चर्चा होती है, मतदान होता है और कटौती भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग क्यों प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि इसमें कटौती नहीं कर सकते, इस राशि में कटौती की जा सकती है। तो अब देखो अगला चरण आता है, पांचवा चरण अपना विनियोग विधेयक। पांचवा चरण कौन सा है? विनियोग विधेयक। तो देखो पांचवें चरण में क्या बात होती है। पांचवें चरण में जो विनियोग विधेयक होता है ना, उसमें पैसे निकालने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं। और पैसा कहां से निकालते हैं और कौन सा पैसा निकालते हैं? तो देखो यहाँ पे विधानसभा के द्वारा जो अनुदान की मांग की राशि स्वीकृत की गई है ना, वो राशि कहाँ डाली जाएगी? वो संचित निधि में डाल दी जाएगी। यहाँ की राशि कहाँ डाल दी जाएगी? संचित निधि में डाली जाएगी। भाई यहाँ पे मान लीजिए विधानसभा ने पैसे की स्वीकृति दे दी, अनुदान की राशि पर स्वीकृति दे दी, है ना। स्वीकृति देने के बाद में पैसे कहाँ डाले जाएंगे? स्वीकृति देने के बाद में पैसे डाले जाएंगे संचित निधि में, है ना। संचित निधि में पैसे डाल देंगे। विधानसभा के द्वारा पैसे खर्च करने की जो अनुमति दी गई है तो पैसा कहाँ डाला जाएगा? इस खाते में डाला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था सरकार के द्वारा पैसा कहाँ डाला जाता है और कहाँ से खर्च किया जाता है? संचित निधि में डाला जाता है और संचित निधि से ही खर्च किया
जाता है। तो विधानसभा ने जो राशि स्वीकृत की है वो संचित निधि में डाल दी जाएगी। तो संचित निधि में डाल दी जाएगी। तो अब इस संचित निधि से पैसा निकालेंगे कैसे? तो इस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। पैसा निकालने के लिए क्या लाया जाएगा? एक विधेयक लाया जाएगा। और पैसा निकालने के लिए कहां से? संचित निधि से। कौन सा पैसा? जिस पैसे की अनुमति विधानसभा ने दी है, यानी संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय, उस पैसे की अनुमति विधानसभा ने दी है। तो उस पैसे को निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाएगा ना, उस विधेयक को क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं। संचित निधि में से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक आता है उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, संविधान के अनुच्छेद 204 में। और अनुदान की मांग पर चर्चा वाला प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 203 में। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 202 में। तो अनुच्छेद 202, 203 और 204। तो अब आपको विनियोग विधेयक समझ में आ गया होगा। सरकार के द्वारा संचित निधि में से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं। और पैसा कहां से निकाला जाएगा? संचित निधि में से निकाला जाएगा। कौन सा पैसा निकाला जाएगा? जो विधानसभा ने अनुमति दी है वो पैसा निकाला जाएगा। और उस पैसे को निकालने का जो विधेयक होता है, पैसा निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। तो ये 5वां चरण होता है बजट का। फिर आता है 6वां चरण, जिसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। अब आपने एक बात गौर करी होगी कि यहां से यहां तक जो भी मामला दिया हुआ है ये सारा बजट के व्यय के पक्ष से जुड़ा हुआ है, बजट के व्यय करने के पक्ष से जुड़ा हुआ है। लेकिन बजट का जो 6वां और अंतिम चरण होता है वो सरकार के आय पक्ष से जुड़ा हुआ है। भाई वित्त विधेयक किससे जुड़ा हुआ है? सरकार के आय पक्ष से जुड़ा हुआ है। बाकी ये जो 5 चरण है, प्रस्तुतिकरण, सामान्य बहस, विभागीय समिति, अनुदान की मांग पर चर्चा, विनियोग विधेयक, ये सरकार के व्यय से जुड़ा हुआ है। और अंतिम जो चरण होता है वो आय से जुड़ा हुआ है। तो वित्त विधेयक क्या होता है? देखो भाई, सरकार को खर्च करने के अलावा बजट में आय भी तो प्राप्त करनी होती है, आय के भी तो उसको उपाय बताने पड़ते हैं। तो आय किसके माध्यम से होती है? सरकार की करों के माध्यम से होती है। भाई सरकार के पास आय के क्या साधन होते हैं? टैक्स होते हैं। सरकार टैक्स के माध्यम से आय प्राप्त करती है। तो कर लगाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। करारोपण के प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं, फाइनेंस बिल बोलते हैं। इसका मतलब है कर लगाने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, यानी कर लगाने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको वित्त विधेयक बोलते हैं। और पैसे निकालने के लिए जो विधेयक आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। और कर लगाने के लिए जो विधेयक लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। यानी सरकार को अपने आय को मजबूत करने के लिए लोगों पर कर लगाना पड़ता है, और वो कर भी विधानसभा की अनुमति से ही लगाया जाता है। तो कर लगाने के लिए सरकार जो बिल लेकर आती है, जो विधेयक लेकर आती है, जो कि बजट का आखिरी चरण है, उसके बाद में बजट पारित मान लिया जाता है। तो कर लगाने का जो प्रस्ताव होता है, करारोपण का जो विधेयक होता है, उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। और करारोपण के प्रस्ताव यानी वित्त विधेयक के पारित होने के साथ ही बजट पारित माना जाता है। और बजट पारित होते ही सरकार पैसा खर्च कर सकती है। तो हमने आपको बताया था ना पीछे की लेखानुदान क्यों पारित किया जाता है। तो जब तक सरकार के द्वारा बजट पारित नहीं करवाया जाता तब तक सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती। और बजट पारित किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के द्वारा किया जाता है। पैसा खर्च करने की अनुमति विधानसभा देती है। और ये 6 चरणों के माध्यम से बजट
पारित होता है उसके बाद में सरकार पैसा खर्च कर सकती है। और पैसा कहाँ से खर्च करेगी? संचित निधि से खर्च करेगी, क्योंकि विधानसभा ने पैसा स्वीकृत करके कहाँ डाल दिया? संचित निधि में डाल दिया। संचित निधि में विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकालेगी। लोगों पर टैक्स कैसे लगाएगी सरकार? वित्त विधेयक के माध्यम से लगाती है। तो विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि टैक्स लगाना धन विधेयक होता है, संचित निधि से पैसे निकालना धन विधेयक होता है। इसलिए ये दोनों जो विधेयक होते हैं ये धन विधेयक भी कहलाते हैं, क्योंकि दोनों में ऐसे विषय हैं जो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार बजट निर्माण करने के ये 6 चरण होते हैं। संविधान में सिर्फ ये 2 ही चरण दे रखे हैं, बाकी ये चरण कहाँ दे रखे हैं? विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 1956 में दे रखे हैं।